अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आज हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ये 2 डायमेंशनल होता है। इसको किस तरह से बनाते हैं और क्यों बनाते हैं ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम 2 लाइनें लेंगे, एक लाइन ए है और एक लाइन बी है। इन दोनों लाइंस को हम इस तरह से ड्रा करेंगे कि जो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। मतलब कि ए लाइन को मैंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ड्रा किया और जो बी लाइन है उसको वर्टिकली ड्रा किया है। अब इस तरह से ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और हमारे पास 4 तरह के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये हमेशा एक्स एक्सिस को शो करेगी और इसकी जो राइट साइड होगी वो पॉजिटिव एक्स को शो करेगी और इसकी लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स को शो करेगी, या इसको हम एक्स प्राइम भी लिखते हैं। अब ऊपर ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं और ऊपर वाला जो पोर्शन है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाता है, जो कि नीचे वाला है जो वो नेगेटिव वाई कहलाता है। अब दोनों लाइंस जहाँ पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं और इसको ओ से शो करते हैं। अब ये तो था तरीक़ाकार कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह से बनाया जाता है। अब इसको हम बनाते क्यों हैं? देखिए जी, बहुत सादा सी बात है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम किसी प्लेन के अंदर ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए बनाते हैं या किसी प्लेन के अंदर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को देखने के लिए बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास ये एक प्लेन बन गया है और यहाँ पर एक पॉइंट है। मैंने बताना है कि ये पॉइंट एग्जैक्टली किस जगह पर मौजूद है इस प्लेन एक्स वाई के अंदर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 4 तरह के कोऑर्डिनेट बनते हैं और इनको हम नाम बोलेंगे। जैसे यहाँ पर क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो हर एक कोऑर्डिनेट हमारे पास 90 डिग्री का एंगल रखेगा। तो यहाँ पर ये जो प्लेन बनेगा इसको हम एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। इसको नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई प्लेन होगा, ये दोनों नेगेटिव होंगे और ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेन होगा। मतलब कि नेगेटिव में वाई आएगा और पॉजिटिव में एक्स आएगा। बहरहाल इसको हम बड़ी डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम ये देखेंगे कि एक प्लेन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को किस तरह से लोकेट किया जाता है। तो यहाँ पर इस एक्स वाई प्लेन के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है और ये मैंने देखना है कि एग्जैक्ट किस जगह पर मौजूद है। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे किसी दीवार के ऊपर एक क्लॉक लगा हुआ है और आपने बताना है कि वो उस दीवार के ऊपर एग्जैक्टली किस जगह पे मौजूद है। अब आपके पास ये जो एक दीवार होती है ये भी एक प्लेन को शो करती है क्योंकि 2 डायमेंशनल होती है ना। लेकिन अगर हमने इस पॉइंट को लोकेट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक रेफरेंस पॉइंट सेट करें। रेफरेंस पॉइंट सेट करने का क्या मतलब है कि हम किधर से उसकी मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट सेट हम करते थे, जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी में हम एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते थे और फिर देखते थे कि उस पॉइंट से, उस रेफरेंस से कितनी ज़्यादा हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो जितनी ज़्यादा हाइट पर होगा उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ऐसे ही हम इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं और वो होता है इसका ओरिजिन ओ। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सारी वैल्यूज 0 होती हैं तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर इस पॉइंट को मैंने लोकेट करना है तो यहाँ इस रेफरेंस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रा करूंगा इस तरह से। अब ये वेक्टर है, इसकी कुछ न कुछ डायरेक्शन है और ये इस एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा होगा। अब ये एंगल क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। अब अगर देखिए इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक हमने यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ किया, यानी डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व करेंगे और उसके लिए हम क्या करते होते हैं, उस पॉइंट से जहां पर ये एंड हो रहा होता है वहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं दोनों एक्सिस के ऊपर। अब यहाँ पर हमने एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब जिस पॉइंट पर यानी इस एक्स एक्सिस के ऊपर ये परपेंडिकुलर जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये पॉइंट इतनी वैल्यू पर मौजूद होगा। मान लो कि ये वैल्यू हमारे पास ए है, ए डिस्टेंस पर मौजूद है और अलॉन्ग वाई एक्सिस ये बी डिस्टेंस पर मौजूद है। तो मैं कहूंगा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं पी कहूं तो ये पॉइंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस ए डिस्टेंस पर मौजूद है और अलॉन्ग वाई एक्सिस बी डिस्टेंस पर मौजूद है। यहाँ पर ए और बी मैंने 2 जनरल नंबर ले लिए हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि इस प्लेन में एक्स एक्सिस इसने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है और वाई एक्सिस इसने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है। अब ये हमें इस वजह से करना पड़ता है, देखिए अगर कोई यही वाला वेक्टर जिसकी मैंने ये बात की है ये सिर्फ और सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता, यानी इस डायरेक्शन में होता, तो हमें वाज़ेह पता चल रहा था कि इसकी जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। और अगर ये ऊपर की तरफ होता तो हमें पता चल रहा था कि इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस है।
लेकिन अगर कोई इनके दरमियान में आ रहा होता है तो फिर ये कुछ न कुछ एक्स की तरफ भी मूव कर रहा होता है, देखिए इस तरफ जा रहा है, और कुछ न कुछ ऊपर वाई की तरफ भी मूव कर रहा होता है। तो इसमें दोनों एक्सिस की कंट्रीब्यूशन होती है। इसका मतलब फिर ये होता है कि ये जो वेक्टर है ये एक ही साथ एक्स में भी मूव कर रहा है और वाई में भी मूव कर रहा है। तो इस वजह से हम इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। अब ये तो रही बात कि अगर हमने किसी एक पॉइंट को किसी एक कोऑर्डिनेट के अंदर हमने लोकेट करना हो तो किस तरह से करते हैं कि हम ओरिजिन से वहाँ तक एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं और फिर उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर हमने डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं? अब एक प्लेन के अंदर किसी वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। यहाँ ओरिजिन से एक वेक्टर ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, और ये ज़रूरी नहीं कि ये वेक्टर हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर रहे। ये सेकंड में भी हो सकता है, ये वेक्टर किसी थर्ड में भी हो सकता है या फोर में भी जा सकता है। लेकिन हमें इसकी डायरेक्शन का किस तरह से पता चलेगा? देखिए, हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एंगल को देखते होते हैं, और एंगल के लिए भी एक रेफरेंस होना चाहिए कि हम किधर से इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर तो हमने दो लाइंस लगाई हैं, यानी पॉजिटिव एक्स वाली, नेगेटिव पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। तो हम किधर से एंगल की मेजरमेंट करेंगे? तो उसके लिए भी एक रेफरेंस होना चाहिए, और वो रेफरेंस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल फाइंड करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये एंगल है, मान लें कि 60 डिग्री है, और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ से आगे ये इसकी डायरेक्शन है, और इसको अब मैं मूव करवा देता हूँ वेक्टर को थोड़े ऊपर की तरफ, तो इसका एंगल जो होगा यहाँ से बढ़ जाएगा। ये 60 हो सकता है यहाँ पर एंगल इसका 80 हो गया हो, अप्रॉक्सीमेटली 80 है। तो लेकिन अब इसकी जो डायरेक्शन है वो ये वाली तो ना रही, अब इसकी डायरेक्शन इधर को है। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से एंगल को चेंज करेंगे तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसका यह भी मतलब है कि अगर मुझे एंगल पता हो तो मैं डायरेक्शन बता सकता हूं। मान लें कि मुझे कहा गया कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक वेक्टर है जो कि 120 डिग्री एंगल पर मौजूद है। तो आपने बताना है कि वो किस कोऑर्डिनेट के अंदर मौजूद है और एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ एक्स एक्सिस से मेजरमेंट करूंगा। तो यहाँ से तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ से इस एक्स एक्सिस से इस वाई तक तो ये बनेगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री से आगे, क्योंकि एंगल मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर यूज करूंगा, तो प्रोटेक्टर से यहाँ पर कहीं बनेगा 120 यहाँ पर, और यहाँ से ओरिजिन से हम एक वेक्टर ड्रॉ करके उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देंगे। तो जो भी एंगल होगा उसी के अकॉर्डिंग हम एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो अभी तक हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, या इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, या हम इसको 2 डायमेंशन सिस्टम भी बोलते हैं, कि दो लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। ओरिजिन की राइट साइड पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव एक्स होता है। वर्टिकल लाइन के अपर पार्ट जो होता है उसको पॉजिटिव वाई और लोअर पार्ट को नेगेटिव वाई कहते हैं। और इसमें हम सिर्फ दो ही एक्सिस की बात करते हैं, एक्स और वाई की। और इस सिस्टम के अंदर हम किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं या किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बता सकते हैं। और किस तरह से बता सकते हैं अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन सारी की सारी बातें हम 2 डायमेंशन में तो नहीं ना करते, कुछ चीजें हम 3 डायमेंशन में भी तो बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन में हमारे पास कुछ ग्राफ इस तरह से बनता है, अगर हम उसका ड्रॉ करें तो वो इस तरह से बनता है। ये तो हो गया वही एक्स और वाई जो कि मैंने पहले आपको बताया, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर ये जो तीसरा आपको जेड एक्सिस नजर आ रहा है, ये क्या है? ये बेसिकली जो जेड एक्सिस है ये बाहर की तरफ है। चलो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि मान लें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो ऊपर की तरफ है ये जेड एक्सिस है। अब ये जो सिस्टम होता है इसको हम 3 डायमेंशनल सिस्टम बोलते हैं या फिर स्पेस भी बोलते हैं। देखें, अगर दो होंगे एक्स और वाई वो 2 डायमेंशनल होगा और उसको प्लेन बोलेंगे। अगर एक्स वाई जी होगा तो ये 3 डायमेंशनल होगा और इसको हम स्पेस बोलेंगे। याद रहे कि ये जो तीसरा वेक्टर है वो हमेशा इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, अगर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा हो। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एक रूम है। अब अगर एक रूम को देखें, एक डब्बा सा बना होता है, इस तरह से बना होता है, यहाँ पर पिक्चर में दिखाया हुआ है, और इस तरह से इसके एक्सिस हैं, यानी ये फ्लोर है, नीचे ये जो ग्रीन कलर में है यहाँ पर ये फ्लोर है, और इसके साथ ये ऊपर इसकी दीवारें हैं, आगे इस आगे वाली साइड पे भी दीवारें हैं जिसको ट्रांसपेरेंट किया हुआ, और ऊपर इसकी छत है। अगर हम यहाँ पर ये जो एक्सिस है इनका मैं कुछ नाम दे दूँ, मान लें कि ये हमारे पास है एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जी है। ये वो तीसरा है जो कि स्पेस के अंदर मौजूद है, जो कि अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट इस फ्लोर के ऊपर रहेगा
यानी इस सरफेस के साथ, फर्श के साथ टच रहेगा, तो फिर वो इस एक्स और वाई प्लेन के अंदर रहेगा, ठीक है, और वो 2 डायमेंशन में ही रहेगा। अगर कोई इस दीवार के साथ है जिसको ब्लू कलर से शो किया हुआ है, तो वो इस z और y एक्सिस के दरमियान में होगा, तब भी वो एक प्लेन के अंदर रहेगा। और अगर कोई इस रेड वाली दीवार पर कोई चीज देखें उसके साथ टच है, दीवार के साथ टच है, तो तब वो x और z प्लेन के अंदर रहेगी, तभी वो 2 डायमेंशन में रहेगी। तो अगर इन एक्सिस यानी x y में, x z में या y z के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उस वक्त वो प्लेन के अंदर रहेगा और उसका जो तीसरा कंपोनेंट होगा वो 0 होगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट x और y में होगा तो उसका z कंपोनेंट 0 होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट z में तो है ही नहीं, वो तो इस प्लेन के अंदर मौजूद है। अगर इस y z में रहेगा तो फिर इसके ये 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, तीसरा 0 होगा, ये x वाला, क्योंकि x में तो वो जा ही नहीं रहा। और इसी तरह से अगर x z में है तो फिर y वाला 0 रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर कहीं आ जाता है या इसके सामने वाली दीवार पर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, मान लें कि जैसे मैंने क्लॉक की एग्जांपल दी थी, वो क्लॉक अगर यहाँ पर इस सामने वाली दीवार पर मौजूद है, अब अगर हम ओरिजिन से इस सामने वाली दीवार तक एक वेक्टर ड्रॉ करें तो वो इन तीनों के अंदर रहेगा। हम तीनों के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स के ऊपर भी, वाई के ऊपर भी और जी के ऊपर भी। मान लें कि वो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, यहाँ मैं आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहा हूँ और ओरिजिन से यहाँ पर मैंने एक डिस्टेंस उसका बना दिया है। अब ये क्योंकि एंगल भी तो बनाएगा, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था कि वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल भी बनाता है। चलें इसके भी कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ये ब्लू वाला है, हमने एक्स बोला हुआ है, और ये जी है, और जबकि ये है वाई। और यहाँ से एक वेक्टर जो कि स्पेस के अंदर, मतलब कि जो ना तो सिर्फ एक्स जी में है, ना एक्स वाई में है, ना वाई जी में है, बल्कि इन तीनों के दरमियान में कहीं मौजूद है। तो अब क्योंकि ये तीनों के दरमियान में मौजूद है, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट x की तरफ भी जा रहा है, y की तरफ भी जा रहा है और z की तरफ भी जा रहा है, तो ये तीनों के साथ एंगल बनाकर जाएगा। अब जो एंगल x के साथ बनाएगा उस एंगल को हम अल्फा बोलते हैं, और जो y के साथ बनाएगा उसको हम बीटा बोलेंगे, और जो इस z के साथ एंगल बनाएगा उसको हम गैमा बोलते हैं। तो ये होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2 डायमेंशन एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3 डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझें, अच्छे से समझें। नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा से देखें, लेकिन ज़रूर समझें, क्योंकि इसी को यूज़ करके आगे इस चैप्टर के अंदर हम और भी डेरिवेशन करने वाले हैं। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।